गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। मैं डॉक्टर अमर आपका वंस अगेन वेलकम करता हूं इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। बेटा, लास्ट क्लास के अंदर अपन ने बायोटेक्नोलॉजी का एक चैप्टर कंप्लीट किया था। आज अपन शुरू कर रहे हैं द सेकंड चैप्टर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड दैट इज द बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। जैव प्रौद्योगिकी और उसके अनुप्रयोग। चैप्टर का नाम क्या है बेटा? जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके अनुप्रयोग इस चैप्टर को हिंदी में कहते हैं। बेटा, अगर नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इस चैप्टर से हमेशा 3 से 4 क्वेश्चन 101% आते हैं हर बार। पिछले 7-8 साल का जो भी ट्रैक रिकॉर्ड है, 3 से 4 क्वेश्चन का आता है। तो इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे तरीके से करना है। और इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको इसका जो पहले वाला चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस, उसको पढ़ना बहुत ही जरूरी है। बेटा, आप सभी जानते हैं कि बायोटेक बेसिकली है क्या। बायोटेक का मतलब होता है कि किसी भी लिविंग बीइंग के अंदर जो भी कोई प्रोसेस है, कोई सेल है, कोई उत्तक है, कोई अंग है, उसको काम में लेकर कुछ ऐसा प्रोसेस या कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाना जिसका ह्यूमन वेलफेयर में बहुत इंपॉर्टेंस हो। तो चलते हैं इस टॉपिक पर, इसके एप्लीकेशंस की बात करते हैं। बेटा, बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी किसके साथ डील करता है? बेसिकली जो बायोटेक्नोलॉजी है, इट इज डील विद द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ बायोफार्मास्यूटिकल्स एंड biological active molecules. Basically it deals with the industrial scale production of biopharmaceuticals। मतलब जितनी भी दवाइयां वगैरह है, जितने भी वैक्सीन है, इन सबको बायोफार्मास्यूटिकल्स के अंतर्गत रखा जाता है। एंड बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, कुछ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स है यूजिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। मतलब आनुवंशिक रूप से रूपांतरित जीवों का उपयोग करके बायोफार्मास्यूटिकल या बायोलॉजिकल प्रोडक्ट को लार्ज स्केल के ऊपर प्रोडक्शन करना ही क्या कहलाता है बेटा? लार्ज स्केल के ऊपर प्रोडक्शन करना ही आपके क्या कहलाता है? बायोटेक्नोलॉजी का मेन एप्लीकेशन होता है। चलते हैं बेटा, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, इसको अपन आगे डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। हालांकि अभी एक डेफिनेशन है वो देख लेते हैं कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसका जेनेटिक मटेरियल को चेंज कर दिया गया है। ऐसे कोई ऑर्गेनिज्म जिसके जेनेटिक मटेरियल को क्या कर दिया गया है? चेंज कर दिया गया है, ताकि उसके अंदर कुछ नए कैरेक्टर पैदा हो, उसको अपन लोग बोलते हैं बेटा जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जीएमओ। आगे डिस्कस करेंगे। बेटा, बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी के क्या क्या एप्लीकेशंस है? व्हाट इज द एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी? कहां कहां पर बायोटेक्नोलॉजी उपयोग में आती है? तो बेटा, बायोफार्मास्यूटिकल फर्स्ट है। बायोफार्मास्यूटिकल जितनी भी बायोटेक की हेल्प से अपन लोग दवाइयां हैं उनका निर्माण कर सकते हैं, वैक्सीन टीकों का निर्माण कर सकते हैं, थेराप्यूटिक कुछ ड्रग्स, जितनी भी खतरनाक जो डिजीज होती है उनके लिए जितनी भी दवाइयां अगर काम में आती है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग्स है, उसका फॉर्मेशन अपन बायोटेक की हेल्प से कर सकते हैं। डायग्नोस्टिक्स, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बेसिकली बेटा, आप लोगों ने जनरल मेडिसिन के अंदर देखा होगा कि ब्लड की टेस्टिंग होती है, यूरिन की टेस्टिंग होती है, यूरिन के बाद सीरम की टेस्टिंग होती है, स्टूल की टेस्टिंग होती है। तो इन सब के अंदर भी अपन बायोटेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं। आगे बहुत ही एक अच्छा टॉपिक है अपने एनसीईआरटी के अंदर, उसके अकॉर्डिंग इसको अपन डिस्कस करेंगे। या जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स है, कोई ऐसी क्रॉप्स जो जेनेटिकली मॉडिफाइड है, जैसे बीटी क्रॉप, बीटी कॉटन, जैसे गोल्डन राइस, इन सबको अपन लोग डिस्कस करेंगे। इसके अंदर भी बायोटेक्नोलॉजी का बहुत ही बड़ा स्कोप है। नेक्स्ट है प्रोसेस्ड फूड, ऐसा कोई फूड जिसको प्रोसेस्ड कर दिया गया है ताकि उसकी सेल्फ लाइफ जो है वो इंक्रीज हो जाए, ये भी बायोटेक का ही एप्लीकेशन है। एंड वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मेरे लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं मानता हूं इसको, और मेरा फेवरेट टॉपिक भी है बायो रिमीडिएशन। बेटा, बायो रिमीडिएशन का मतलब क्या होता है? बेटा, अगर पॉल्यूशन को हटाने के लिए, कोई एनवायरमेंट के अंदर पॉल्यूशन है और अगर अपन उसको हटाने के लिए किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हेल्प लें, तो उसको बोलते हैं बेटा बायो रिमीडिएशन। क्या बोलते हैं? बायो रिमीडिएशन। कि बायो रिमीडिएशन इज द यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू कंज्यूम एंड ब्रेक डाउन द एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट। एनवायरमेंट के अंदर जो भी पॉल्यूटेंट है, अगर उसको हटाने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म को काम में लें, तो उसको बोलते हैं बेटा बायो रिमीडिएशन। किसके लिए काम में लेते हैं? टू रिमूव pollutants फ्रॉम एनवायरमेंट।
वातावरण से प्रदूषण को हटाना या प्रदूषकों को हटाना क्या कहलाता है? विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज व्हाट इज कॉल्ड एज बायो रिमीडिएशन। तब बेटा इसको क्या कहेंगे अपन? बायो रिमीडिएशन। देन कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। बेसिकली बेटा देयर आर 3 क्रिटिकल रिसर्च एरिया। 3 क्रिटिकल रिसर्च एरिया है बायोटेक्नोलॉजी के। पहला एरिया क्या है बेटा? कि प्रोवाइड अ बेस्ट कैटलिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इंप्रूव्ड ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले कोई ऑर्गेनिज्म के फॉर्म के अंदर एक ऐसा कैटलिस्ट प्रिपेयर करना जिससे अपन लोग बायोलॉजिकल प्रोडक्ट ऑब्टेन करेंगे, तो ये इसका पहला है। दूसरा और इंपॉर्टेंट जो क्रिटिकल रिसर्च एरिया है बायोटेक्नोलॉजी का, वो क्या है कि जो भी अपन कैटलिस्ट बना रहे हैं या जो भी जीएमओ बना रहे हैं जिसके अंदर अपन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन करेंगे, उसकी ग्रोथ के लिए बेटर एनवायरमेंट क्रिएट करना। और तीसरा होता है बेटा डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। बेटा याद करो, अपन ने लास्ट चैप्टर के अंदर डिस्कस किया था कि अगर अपन ने लेबोरेटरी के अंदर कोई बायोटेक्नोलॉजी का प्रोडक्ट बनाया है लेबोरेटरी के अंदर, तो लेबोरेटरी के निकलते ही उसको अपन मार्केट के अंदर सेल आउट नहीं करेंगे। उस प्रोडक्ट का कई तरीके की टेस्टिंग होती है, उसकी लैब टेस्टिंग होती है, उसका किसी ऑर्गेनिज्म के ऊपर टेस्ट किया जाता है, उसका प्यूरिफिकेशन होता है, उसका क्रिस्टलाइजेशन होता है, उसका प्रिजर्वेशन होता है। इन सभी स्टेप्स को क्या बोलते हैं बेटा? इन सभी स्टेप को कहा जाता है आपके डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। मतलब लेबोरेटरी से जो भी प्रोडक्ट निकलता है, उस लेबोरेटरी से जो प्रोडक्ट निकलता है उसको मार्केट में बेचने से पहले जितने भी स्टेप्स काम में आते हैं, चाहे वो प्यूरिफिकेशन का हो, चाहे लैब टेस्टिंग का हो, चाहे जहरीलापन उसका टेस्ट करना पड़े, टॉक्सिसिटी टेस्ट हो, उन सभी को क्या बोलते हैं बेटा? डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग बोलते हैं। तो बेटा ये कुछ 3 क्रिटिकल रिसर्च एरिया है बायोटेक्नोलॉजी के। देन कम ऑन दी नेक्स्ट स्लाइड। बेसिकली अपन पहुंच चुके हैं बेटा ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। किसके अंदर पहुंच चुके हैं? ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। कि व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर फील्ड, कृषि क्षेत्र के अंदर। कृषि क्षेत्र के अंदर बेसिकली अपना टॉपिक क्या है बेटा? कृषि क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग क्या कृषि क्षेत्र के अंदर किस तरीके से अपन बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग कर सकते हैं। बेटा अगर अपन किसी भी तरीके से उत्पादन को बढ़ाना चाहते हैं, अपन क्या चाह रहे हैं कि कृषि के अंदर उत्पादन को बढ़ाएं, तो कृषि के अंदर उत्पादन को बढ़ाने के 3 तरीके एनसीईआरटी ने समझाए हैं। पहला एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर, कृषि रसायन आधारित कृषि। बेटा कैसे देखते हैं बेटा? इसको हिंदी में क्या लिखते हैं बेटा? कृषि रसायन आधारित कृषि, रसायन आधारित कृषि। मतलब इसके अंदर अपन विशेष प्रकार के रसायनों का उपयोग करेंगे, चाहे वह रसायन उर्वरक हो, चाहे वह रसायन उर्वरक के रूप में हो, चाहे वह रसायन पीड़कनाशी के रूप में हो। इनका अगर उपयोग करके अपन कृषि कर रहे हैं तो उसको अपन लोग क्या बोलेंगे बेटा? एग्रो केमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर। ठीक है, इसकी हेल्प से अपन लोग फूड का प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। दूसरा होता है बेटा ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, जिसको अपन लोग बोलते हैं कार्बनिक कृषि। कार्बनिक कृषि की सहायता से भी उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है, विच इज बेसिकली टोटली डिपेंड्स ऑन द रॉ मटेरियल अवेलेबल इन द नेचर। इसके अंदर किसी भी तरीके के कृत्रिम रसायन का उपयोग नहीं किया जाता, उसको बोलते हैं बेटा ऑर्गेनिक फार्मिंग या ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। या जो तीसरा होता है, मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूं स्लाइड को। तीसरा जो होता है उसको बोलते हैं बेटा जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर, आनुवांशिकतः रूपांतरित फसल आधारित कृषि, फसल आधारित
कृषि। बेटा इस तरीके के मेथड के अंदर क्या किया जाता है, इसके अंदर कोई आनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसल को काम में लेते हैं, जिसकी वजह से प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सकता है। इज दैट क्लियर? आगे की तरफ बढ़ते हैं बेटा। बेटा ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, और एनसीईआरटी ने हरित क्रांति के कुछ पॉइंट्स जो है अपने सिलेबस के अंदर लिख रखे हैं। बेटा हरित क्रांति की वजह से जो फूड का प्रोडक्शन है लगभग ट्रिपलिंग हो गया था। कितना बढ़ गया था? 3 गुना उत्पादन में बढ़ोतरी हुई। कितनी बढ़ोतरी हुई? 3 गुना उत्पादन के अंदर बढ़ोतरी देखी गई थी। और इस हरित क्रांति के सक्सेस होने के क्या मेन रीजन थे? पहला रीजन था कि हरित क्रांति के अंदर जितनी भी क्रॉप या फसल की वैरायटी या फसलों की किस्मों को काम में लिया गया था वो बहुत ही बेहतर थी। वो अधिक उत्पादक क्षमता वाली कृषि फसलें थी, उसको ज्यादा से ज्यादा यूज किया गया था। दूसरा, जो मैनेजमेंट सिस्टम था हरित क्रांति का वो बहुत ही बेहतर था, बेटर मैनेजमेंट सिस्टम था। और तीसरा, हरित क्रांति के अंदर बहुत सारे कृषि रसायनों का उपयोग किया गया था। तो ये 3 जो है रीजन दिए गए हैं हरित क्रांति के पीछे। 2 चीज इंपॉर्टेंट है। एक तो ये क्या पूछ सकते हैं कि बेटा हरित क्रांति से उत्पादन कितना बढ़ा? उत्पादन कितना बढ़ गया था बेटा? 3 गुना बढ़ गया था। हरित क्रांति के सक्सेस होने के क्या क्या कारण है? पहला कारण है इंप्रूव क्रॉप वैरायटी को काम में लेना, दूसरा है बेटर मैनेजमेंट सिस्टम, और तीसरा जो है एग्रोकेमिकल का ज्यादा से ज्यादा यूज करना। आगे की तरफ बढ़ते हैं बेटा। चैलेंजेस इन कन्वेंशनल फार्मिंग। बेटा जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज होती है, जैसे इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, वहां पर एग्रोकेमिकल बहुत ही महंगे पड़ते हैं। ठीक है, इसकी वजह से जितनी भी एग्जिस्टिंग वैरायटीज है, एक तो पहली चीज क्या प्रॉब्लम आती है डेवलपिंग कंट्री को कि एग्रोकेमिकल जो है, कृषि रसायन जो है वो बहुत महंगे होते हैं। दूसरा कि एग्जिस्टिंग वैरायटी से जो अवेलेबल वैरायटी है, अवेलेबल पादप की किस्में, अवेलेबल फसल की किस्में, उसको काम में लेकर अपन उत्पादन को बढ़ा नहीं सकते। तब क्या करें? तब अपन को कन्वेंशनल ब्रीडिंग को हटकर कुछ अलग तरीके की ब्रीडिंग मेथड को अपनाना पड़ेगा। ठीक है, अलग तरीके के मेथड को अपनाना पड़ेगा। अब बेटा बात करते हैं अपन जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। मैंने कहा था अपन आगे पढ़ेंगे इसको। बेटा जीएमओ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? आनुवांशिक रूपांतरित सजीव। आनुवांशिक रूपांतरित जीव क्या होते हैं? बेटा ऐसे कोई जीव जिसमें उसके आनुवंशिक पदार्थ को मैनिपुलेट कर दिया गया है, रूपांतरित कर दिया गया है, जिसकी वजह से उसमें कुछ नए लक्षण पैदा हो गए हैं, उन्हें अपन लोग आनुवंशिक रूपांतरित जीव कहते हैं। जीएमओ आदि प्लांट ये पादप हो सकते हैं, दे मे बी बैक्टीरिया जीवाणु हो सकते हैं, या कोई कवक हो सकते हैं, या एनिमल्स हो सकते हैं जिनके जीन को मैनिपुलेशन करके अल्टर कर दिया गया, उनको क्या बोलते हैं बेटा? जीएमओ कहते हैं। बेटा जीएमओ अगर पादप है, अगर मैं कह रहा हूं ये पादप है, अगर ये पादप है तो इनको कहा जाता है जीएम क्रॉप्स। क्या बोलते हैं बेटा? जीएम क्रॉप्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। और अगर ये जंतु है, अगर ये जंतु है तो इनको कहा जाता है बेटा ट्रांसजेनिक एनिमल। क्या बोलते हैं बेटा? ट्रांसजेनिक एनिमल्स कहते हैं। इज दैट क्लियर बेटा? ठीक है, तो क्या कहा अपन ने? ऐसे जीव जिनके आनुवंशिक पदार्थ को चेंज करके उसमें नए लक्षण पैदा किए गए हैं, उनको अपन लोग बोलते हैं आनुवंशिक रूपांतरित जीव। अगर ये पादप हैं तो इनको कहा जाता है जीएम क्रॉप्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, आनुवंशिक रूपांतरित फसल। और अगर जंतु है तो अपन इनको बोलते हैं बेटा ट्रांसजेनिक एनिमल्स। आगे की तरफ बढ़ते हैं बेटा। बेटा जीएम हैज बीन टू यूज टू क्रिएट tailor-made plants to supply alternative resources to industries in the form of starches and fuels. बेटा टेलर मेड प्लांट का मतलब क्या होता है? एनसीईआरटी ने एक लाइन लिख रखी है,
एनसीईआरटी ने लाइन लिख रखी है, मैं वापस, टेलर मेड प्लांट। बेटा जीएम जो भी क्रॉप्स होते हैं इनको टेलर मेड प्लांट्स के फॉर्म के अंदर भी काम में लिया जा सकता है, जिसकी वजह से इंडस्ट्री के अंदर फ्यूल पैदा किया जा सकता है, बायोफ्यूल्स है, इंडस्ट्रियल स्ट्रेच है, या और भी कई सारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है, उनके बनाने के लिए अपन लोग जीएम क्रॉप्स को काम में ले सकते हैं। नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं बेटा, एडवांटेज ऑफ जेनेटिकली मॉडिफिकेशन इन प्लांट। बेटा अगर किसी प्लांट के अंदर अपन ने जेनेटिकली मॉडिफिकेशन किया है, उस पादप का आनुवंशिक रूपांतरण किया है, तो उसके क्या फायदे हैं? उसका पहला फायदा क्या है बेटा, कि अपन सब जानते हैं कि पादपों को दो प्रकार के स्ट्रेस ऑब्टेन हो सकते हैं, या जैसे क्या कह रहा हूं, कोई पादप है, इस प्लांट को दो तरीके के स्ट्रेस मिल सकते हैं। पहला तो होता है बेटा बायोटिक, या पहले अपन पढ़ लेते हैं एबायोटिक स्ट्रेस, और दूसरा होता है बेटा बायोटिक स्ट्रेस। बेटा एक प्लांट है जो बेचारा नेचर के अंदर पड़ा है, उसको तेज धूप भी मिल रही है, बारिश भी हो रही है, कभी कभार सूखा भी पड़ रहा है, कभी बहुत ज्यादा बाढ़ आ गई, वो बेचारा पड़ा रहता है, या उसके खिलाफ लड़ता भी है, या कोई पादप है, कोई इंसेक्ट आया उसने उसको खा लिया, तो उसको 101% प्लांट को नुकसान पहुंचेगा। तो पहला होता है एबायोटिक स्ट्रेस, मतलब अगर कोई नॉन लिविंग थिंग्स, कोई निर्जीव पदार्थ या निर्जीव घटक, अगर कोई निर्जीव घटक पादप को नुकसान पहुंचा रहा है, तो उसको बोलते हैं बेटा एबायोटिक स्ट्रेस। जैसे मिट्टी के अंदर लवण ज्यादा है, जैसे मिट्टी के अंदर सॉल्ट ज्यादा है, जैसे मिट्टी के अंदर फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा है, निकल है, मरकरी है, ये अगर मिट्टी के अंदर है तो उसको बोलते हैं एबायोटिक स्ट्रेस। अगर कोई जीव, कोई सूक्ष्म जीव, अगर कोई जीव पादप को नुकसान पहुंचा रहा है, अगर कोई जीव पादप को नुकसान पहुंचा रहा है, तो उसको बोलते हैं अपन लोग बायोटिक स्ट्रेस। जैसे पैथोजन, इनको अपन लोग पैथोजन भी कह सकते हैं। ये पैथोजन किसकी फॉर्म के अंदर हो सकते हैं? ये बैक्टीरिया की फॉर्म के अंदर हो सकते हैं, फंजाई की फॉर्म के अंदर हो सकते हैं, एंड सो ऑन, बैक्टीरियोफेज, वायरस के फॉर्म के अंदर हो सकते हैं। तो बेटा जेनेटिकली मॉडिफिकेशन के पादप में क्या क्या फायदे हैं? अपन जेनेटिकली मॉडिफिकेशन से ऐसे पादप बना सकते हैं जो एबायोटिक स्ट्रेस के लिए ज्यादा से ज्यादा क्या होंगे? प्रतिरोधक होंगे। तो पहला एप्लीकेशन क्या हो गया बेटा? पहला एप्लीकेशन आपके हो जाएगा टू मेक क्रॉप मोर टॉलरेंट टू एबायोटिक स्ट्रेस। एबायोटिक स्ट्रेस के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रतिरोधक क्षमता युक्त पादपों का निर्माण करना। दूसरा हो जाएगा बेटा पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप, रिड्यूस यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स। बेटा इसको अपन देखते हैं। बेटा एक होता है पेस्ट। पेस्ट का मतलब क्या होता है? एनी हार्मफुल फैक्टर फॉर क्रॉप प्लांट is what is called as pest। बेटा ऐसा कोई भी जीव जो पादप के लिए, फसल के लिए हानिकारक है, ऐसा कोई जीव, वह जीव जो फसल के लिए हानिकारक होता है, क्या होता है? हानिकारक होता है, उसे पेस्ट कहा जाता है। उसे क्या बोलते हैं बेटा? पेस्ट। पेस्ट को बेटा हिंदी में लिखते हैं पीड़क। क्या लिखते हैं बेटा?
पीड़क, उसको क्या बोलते हैं, पेस्ट कहते हैं। बेटा पेस्ट को मारने के लिए विशेष प्रकार के रसायनों का उपयोग किया जाता है, विशेष प्रकार के रसायनों का उपयोग किया जाता है, और उन रसायनों को बोलते हैं बेटा पेस्टिसाइड्स। क्या बोलते हैं बेटा, पेस्टिसाइड। क्या कहते हैं इसको, पीड़कनाशी। पीड़कनाशी जो क्या होते हैं बेटा, जहरीले होते हैं। क्या होते हैं बेटा, जहरीले होते हैं। ऑफ कोर्स जहरीले होंगे क्योंकि किसको मार रहे हैं, पीड़क को मार रहे हैं। बेटा अगर अपन कृषि के अंदर पेस्टिसाइड का उपयोग करें, मैंने क्या किया कि आई यूज पेस्टिसाइड इन एग्रीकल्चर, मैंने एग्रीकल्चर के अंदर पेस्ट को खत्म करने के लिए पेस्टिसाइड का यूज किया। तो बेटा इसका डिसएडवांटेज मोटे मोटे तौर पर क्या होता है कि यह टारगेट ऑर्गेनिज्म के साथ साथ नॉन टारगेट ऑर्गेनिज्म के ऊपर भी अपना इफेक्ट दर्शाते हैं। और अगर पेस्टिसाइड एक बार प्लांट के थ्रू खाद्य श्रृंखला के अंदर, फूड चेन के अंदर एंटर कर गए तो पूरे खाद्य श्रृंखला को, पूरे इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए जोर दिया जाता है कि कम से कम पेस्टिसाइड का यूज किया जाए। बेटा बायोटेक की हेल्प से अपन लोग ऐसे प्लांट बना सकते हैं जो पेस्ट रेसिस्टेंट हो, उनके ऊपर पेस्ट का, पीड़कों का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता। जैसे बीटी कॉटन, विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी अपन लोग कैसे बनाते हैं वो आगे पढ़ेंगे। तीसरा जो है वो है बेटा रिड्यूसेस पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। ये भी बेटा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बेटा आप लोगों ने देखा होगा जब किसान खेती करके उत्पादन को प्राप्त करता है तो उत्पादन, और अगर उसके पास स्टोरेज की जगह नहीं है तो उत्पादन थोड़े दिनों बाद खराब हो जाता है। टमाटर, आज मैंने अगर टमाटर को खेत से तोड़ा तो ज्यादा से ज्यादा मैं 2 दिन उसको स्टोर करके रख सकता हूं। इनको कहते हैं पोस्ट हार्वेस्ट लॉस। तो बेटा बायोटेक की हेल्प से अपन ऐसे प्रोडक्ट बना सकते हैं जो ज्यादा लंबे समय तक उनकी सेल्फ लाइफ बनी हुई रहे। ठीक है, अगला जो है टू इंक्रीजेस द एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूजेस बाय प्लांट। बेटा अगर कोई प्लांट है, मिट्टी के अंदर तो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स पड़े हैं लेकिन वह प्लांट उस न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है तो अपने काम का नहीं है। लेकिन विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी अपन क्या कर सकते हैं, उस प्लांट की न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन करने की जो कैपेसिटी है उसको बढ़ा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बायोटेक। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, क्वेश्चन पूछा हुआ है, अपन बायोटेक की हेल्प से, बायोटिक की हेल्प से न्यूट्रिएंट, फूड के न्यूट्रिशनल वैल्यू को बढ़ा सकते हैं। जैसे गोल्डन राइस, गोल्डन राइस बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैं इधर लिख लेता हूं, गोल्डन राइस जिसको बोलते हैं बेटा सुनहरे चावल। क्या बोलते हैं बेटा, सुनहरे चावल। बेटा सुनहरे चावल के अंदर, सुनहरे चावल के अंदर विटामिन ए की मात्रा ज्यादा होती है। किसकी ज्यादा होती है, विटामिन ए की जो मात्रा होती है वह ज्यादा होती है। इसको भी बायोटेक की हेल्प से बनाया है। तो अपन बायोटेक की हेल्प से किसी भी क्रॉप प्लांट की न्यूट्रिशनल वैल्यू को इंक्रीज कर सकते हैं। और देखते हैं बेटा, स्लाइड को थोड़ा छोटा कर लेते हैं। जीएम इज यूज टू क्रिएट, ये अपन ने पढ़ लिया, यूज टू क्रिएट टेलर मेड प्लांट, इसको अपन डिस्कस कर चुके हैं, ये अपन ने किया है। फर्स्ट अपन बात करते हैं बेटा पेस्ट रेसिस्टेंट प्लांट की। बेटा पेस्ट रेसिस्टेंट जो प्लांट होते हैं अपन डिस्कस कर चुके हैं कि पेस्ट क्या होता है, पेस्ट पीड़क प्रतिरोधी पादप, हिंदी के अंदर इसको लिखते हैं बेटा पीड़क प्रतिरोधी पादप। क्या लिखते हैं बेटा, पीड़क प्रतिरोधी पादप। बेटा ऐसे पादप जो पीड़कों के प्रति प्रतिरोधक होते हैं, उसके ऊपर पीड़कों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उनको अपन लोग बोलते हैं बेटा पीड़क प्रतिरोधी पादप। दे आल्सो एक्ट्स एज अ बायोपेस्टिसाइड, जैव पीड़कनाशी के रूप में काम करते हैं। ये जैव पीड़कनाशी के रूप में भी काम करते हैं। इट रिड्यूस द नीड फॉर इंसेक्टिसाइड, इनकी वजह से अपन लोग इंसेक्टिसाइड्स, केमिकल, जितने भी जहरीले रसायन होते हैं उनका उपयोग न के बराबर करेंगे। बहुत सारे एग्जांपल है बेटा, बीटी कॉटन है, बीटी कॉर्न है, राइस है,
टोमेटो है, पोटैटो है, सोयाबीन है, ये सभी क्या है बेटा, आपके पेस्ट रेसिस्टेंट प्लांट्स है। चलिए बेटा, आज की क्लास के अंदर इतना ही। नेक्स्ट अपन आगे का पूरा चैप्टर एक ही लेक्चर के अंदर खत्म करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।